एससी का इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था पीड़िता के बयानों की कॉपी देने का आदेश। यूपी में काम पर लौटे बिजली कर्मचारी। यूपी के ज्यादातर शहरों में लौटी रौनक। कई जिलों में अब भी अंधेरा। 2 दिन में बुरी तरह से प्रभावित हुआ पूर्वांचल। और हाथरस केस को लेकर चल रही जांच के बीच एक वीडियो आया सामने। 14 सितंबर का बताया जा रहा वीडियो। खेत में शूट किए गए वीडियो में चप्पल, हंसियां, अन्य सामान बिखरे दिख रहे। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। तालिबान के साथ वार्ता में अफगानिस्तान सरकार की ओर से मुख्य वार्ताकार के रूप में शामिल अब्दुल्ला की गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। मुलाकात में पीएम मोदी और अब्दुल्ला ने अफगान शांति प्रक्रिया और भारत अफगानिस्तान द्विपक्षीय संबंधों को अधिक गहरा करने के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता जताई। अब्दुल्ला ने कहा कि भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब्दुल्ला भारत सरकार के नियंत्रण पर यहां आए हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आया है। अब्दुल्ला अफगान शांति परिषद के प्रमुख हैं। आपको बता दें कि इसके पहले बुधवार को अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में तालिबान के साथ चल रही शांति वार्ता की प्रगति और अन्य द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा हुई। वार्ता में भारत ने शांति वार्ता के पूर्ण समर्थन का ऐलान किया। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। गुरुवार को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि आरएलएसपी की ओर से पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी की ओर से 42 उम्मीदवारों की लिस्ट साझा की गई। इसके अलावा गुरुवार को उपेंद्र कुशवाहा और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर बिहार चुनाव के लिए नए फ्रंट का ऐलान किया। उपेंद्र कुशवाहा ने जानकारी दी कि इस फ्रंट के संयोजक देवेंद्र यादव रहेंगे। इस फ्रंट का नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट रखा गया है, जिसमें कुल 6 पार्टियां शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया और इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि शक्ति मलिक हत्याकांड की सीबीआई जांच कराई जाए। आपको बता दें कि इस हत्याकांड में खुद तेजस्वी यादव पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। बताई जा रही थी, दिखाई जा रही थी। हमने उस पत्र के माध्यम से ये लिखा था, जो शक्ति मलिक हत्याकांड हुआ है, मैंने खुद, जिसमें मेरे ऊपर भी एफआईआर हुआ था, हमने खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी से ये मांग की है कि हमारी सीबीआई जांच कराई जाए। तो आपको बता दें, शक्ति मलिक हत्याकांड का यह मामला है और इस पर यह तमाम प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव ने दी है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव जो है इसमें कुछ ही दिन बाकी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि शक्ति मलिक हत्याकांड की सीबीआई जांच जो है वो कराई जाए। हमने उस पत्र के माध्यम से। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं मिल पाया। इस पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी और जेडीयू नेता अशोक चौधरी का क्या कुछ कहना रहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिस ढंग से दूरी बढ़ गई थी पारिवारिक मामले में, उसके बाद ही उन्होंने घोषित कर दिया था नीतीश कुमार को लेकर के। और नीतीश कुमार के लिए भी ठीक हुआ कि भाई लालू यादव के परिवार में झंझट हुआ तो उनका एक समधी, वो भी दरोगा राय जी का बेटा, वो उनके पाले में आ गया, तो उनके लिए भी ठीक हुआ मैसेज देने के लिए। गुप्तेश्वर पांडे का बीजेपी के दबाव में जो है टिकट जो है उनका बदला गया। गुप्तेश्वर जी एकदम आश्वस्त थे कि हमको चुनाव लड़ना है। उन्होंने अपने दफ्तर के लिए, चुनावी दफ्तर के लिए वहां जगह होगा भी तय कर लिया था। देखिए, गठबंधन की पॉलिटिक्स में बड़ा टफ होता है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर पार्टी, फॉर अलायंस पार्टनर ऑल्सो, एंड फॉर द पार्टी हु इज हैविंग एन अलायंस ऑल्सो।
हम खुद महागठबंधन में हमने एक पार्टी अध्यक्ष के रूप में हमने पूरी स्थिति को बहुत बारीकी से देखा है। तो कभी कभी परिस्थितियां, नेता के चाहने के बावजूद भी परिस्थितियां नहीं पक्ष में होती है। और गुप्तेश्वर पांडे जी को हम लोग चाहते थे कि बक्सर से लड़े, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट नहीं छोड़ी। लेकिन उनका क्या नाम है, वो रिजाइन करके आए हैं। उनका पार्टी में भविष्य रहेगा और उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाएगा। हम कहाँ लड़ रहे हैं, चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं। हम एमएलसी थे, पार्टी ने नहीं बना पाई। लेकिन पार्टी का कुछ पर्दे के सामने से राजनीति होती है, कुछ पर्दे के पीछे। सिर्फ लड़के ही राजनीति होती है, ऐसा राजनीति नहीं होता है। राजनीति तो पार्टी के लिए किया जाता है, नेता के लिए किया जाता है, और अपनी विचारधारा को फैलाने का मौका। वहीं सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का राज चल रहा है। राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। योगी के राज में गुंडा राज चल रहा है। आए दिन महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हो रही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे कांग्रेस का नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता बाराबंकी के रंजीत बहादुर हो या उनके बीजेपी के विधायक सुंदर सिंह हो। कोई भी समाज के अंदर में नफरत की बात करेगा या महिला के अपमान की बात करेगा, उनके सबके खिलाफ बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज कानून से चलता है। वहीं राजस्थान के जोधपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं और दूसरी ओर उनके प्रदेश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों पर दमन चक्र और रिपोर्टिंग के लिए मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उनके हाथी के दांत दिखाने के और कहने के कुछ और हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं और बार बार इस बात से आगाह करते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन उनके प्रदेश में लोकतंत्र कितना सुरक्षित है, इस बात की बानगी है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर पत्रकारों पर जिस तरीके से दमन चक्र चलाया, जिस तरीके से रिपोर्टिंग के लिए मुकदमे दर्ज किए, वो अपने आप में एक बानगी है। उनके हाथी के दांत दिखाने के ओर हैं, कहने के कुछ और हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से 20 महीनों की अराजक सरकार के खिलाफ और खास तौर पर प्रदेश इस समय सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शामिल हो गया, महिलाओं के उत्पीड़न की आवाज उठाने वाले उन जांबाज पत्रकारों के खिलाफ ये मुकदमे अशोक गहलोत की तानाशाही की साफ साफ संकेत ले। मुझे लगता है कि उनको कम से कम अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी से सीख लेनी चाहिए, जो ये कहते हैं फ्री प्रेस होगी तो मैं मोदी को हटा दूंगा। मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें करने वाले और जिनकी कथनी और करनी में फर्क है, ये कांग्रेस पार्टी की एक। वहीं बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ला ने हाथरस गैंगरेप की घटना को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जातिवाद की राजनीति कर रही है। राजस्थान में भी ऐसी ही घटना घटी थी, तब कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा था। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जनाधार की स्थिति कांग्रेस की नहीं है, तो ये लोग अपना जनाधार तलाशने की बात कर रहे हैं और उसमें जाति भी ला करके भिड़ा दे रहे हैं, क्षेत्र भी ला करके भिड़ा दे रहे हैं और अनेक गलत दृष्टांत भी पैदा कर रहे हैं। सेम समय में राजस्थान में भी उसके पहले भी घटना घटी थी। राजस्थान में उन्होंने कुछ नहीं कहा था जब जोधपुर के पास हुआ था। तो ये जो कुत्सित राजनीति है कांग्रेस की, वो शुरू से होती चली आ रही है। उसी राजनीति को ये लोग पुनः बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। अब मुझे लगता है जांच भी हो रही है और जांच में कई बातें सामने स्पष्ट होकर के आ जाएगी कि कॉल डिटेल क्या है, नार्को टेस्ट क्या है, फंडिंग क्या है, ये सब कुछ अपने आप। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जनपद के ननौता क्षेत्र में अनंतमऊ नहर के पास गांव कल्लूपुर के जंगल में गुरुवार सुबह एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जानकारी के मुताबिक तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग की गई। अधिकारियों के अनुसार हेलीकॉप्टर को एक खेत में उतारा गया। खेत खाली था जिसमें से हाल ही में धान की फसल काटी गई थी। सेना और पुलिस के आला अफसर मौके पर मौजूद रहे।
तो वहीं खेत में हेलीकॉप्टर उतरने की सूचना आसपास के क्षेत्र में फैल गई। इसके बाद ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। सूचना दिए जाने के बाद सरसावा एयरफोर्स स्टेशन से एक्सपर्ट की टीम दूसरा हेलीकॉप्टर लेकर मौके पर पहुंची। हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी को ठीक किया गया। फिलहाल एयरफोर्स के अधिकारी इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गाजियाबाद के मोदी नगर में प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आइनॉक्स ग्रुप में कोरोना कालखंड में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर भारत की बहुत बड़ी समस्या मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के इस प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोविड पॉजिटिविटी का जो रेट है वह केवल 2.2 और 2.3 के आसपास है और एक अच्छी दिशा में हम लोग जहां इसको नियंत्रण करने की ओर जा रहे हैं, वहीं रिकवरी का रेट भी प्रदेश के अंदर बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए जहां अच्छी थी, वहीं साथ ही साथ आइनॉक्स ने भी आज हम सबको, जो एक आशंका हमेशा बनी रहती थी कि हमारे पास 72 आवर्स का ऑक्सीजन का बैकअप हो, 48 आवर्स का ऑक्सीजन बैकअप हो, स्वाभाविक रूप से आइनॉक्स के इस नए ऑक्सीजन प्लांट के आने से हम इस जो हमारा प्रयास था इसको पूरा करने। कोरोना की वजह से कई लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। कोरोना से उत्पन्न हुए आर्थिक संकट से खिलाड़ी भी अछूते नहीं हैं। नेशनल खेलने वाले तीरंदाज नीरज चौहान और बॉक्सर सुनील चौहान कोरोना काल में सब्जी बेचने का काम करने लगे, लेकिन किसी ने उनका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसका सीधा असर ये हुआ कि सरकार ने उन्हें 5 लाख रुपए की मदद करने का ऐलान कर दिया, जिससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद मिले। योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने इस राशि का ऐलान किया। अभी इससे पहले मैं कोलकाता में गोल्ड और बेस्ट बॉक्सर था और मेरे 4 सीनियर नेशनल कंटिन्यू और उसमें मेडल फाइट्स हारे हैं। और अभी करंट में मेरा अभी 2019 में मेरा जो अभी गेम हुआ था, मेरी मेडल फाइट मेरे गले से उतार लिया गया था। 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, उसमें एक ही राउंड कराया और हिमाचल का ही लड़का था जिससे मेरे साथ चिटिंग कर दी गई। और इतना गंदा चिटिंग की थी सर, कभी बॉक्सिंग में हुई ही नहीं होगी। पर उस बंदे को मैं खेलो इंडिया में सेमीफाइनल फाइट हराया उसे 5-0 से मारा, एक तरफा फाइट मारा था जी। अब क्या लगता है कि नेशनल में नाम रोशन करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल देश का नाम रोशन करेंगे और अपने इंडिया का नाम रोशन करेंगे और अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे, मम्मी को सबका नाम रोशन देना चाहता हूँ सर, बहुत दिल से कि बहुत अच्छा होगा कि आज आगे बच्चों को जो पैसा मिला है ये बच्चे अपना खेल में ही लगाएं, देश के नाम रोशन करें। और मोदी जी के, योगी जी के बहुत दिल से मैं तहे दिल से वो धन्यवाद करता हूं और साथ साथ मैं पूरे मीडिया वालों का हाथ जोड़ के मैं तहे दिल से वो करता हूं कि मेरे बच्चों को और मेरा उनको दिखाए कि मेरा बच्चे इस लायक में कि सरकार उनको। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लड़कियों का बलात्कार प्रतिदिन हो रहा है, क्या कर रही है सरकार? हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, ये आवाज पूरे देश में गूंज रही है। कब तक देश में ऐसे ही एक के बाद एक ऐसे केस सामने आते रहेंगे और ऐसे ही निर्भया अपनी जिंदगी से जंग हारती जाएंगी? तो क्यों नहीं ऐसे सख्त कानून बनाए जाते कि जिसके बारे में सोच करके भी रूह कांप उठे ऐसा अपराध करने से पहले। हाथरस में जो गैंगरेप पीड़िता का दाह संस्कार किया गया है, उसको लेकर के भी अब सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इस पूरे मामले पर यूपी सरकार पर निशाना साध रहा है। इस घटना ने प्रशासनिक सिस्टम की पोल खोलकर रख दी, पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। पूछ रहा एएनबी न्यूज, बलात्कार आखिर
कब तक? क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले सीधी तस्वीर आपको मुंबई से दिखाते हैं, जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फर्क पड़ा है। So was BARC suspecting it since beginning कि इस तरह की कोई चीज चल रही है? कोई टीआरपी में जंप हुआ पिछले 2-3 महीने में, खास करके सुशांत सिंह राजपूत की केस काफी 3-4 महीने से टीवी पर हावी थी, तो उसी वक्त इस तरीके की चीजें हो रही थी, तो BARC ने इस बारे में कोई कंप्लेंट? इस प्रकार के जो ट्रेंड हैं उनको एनालाइज किया जा रहा है। जो सडन जंप्स आई हैं, किस कारण से आई हैं, किस प्रकार से मैनिपुलेट हुई हैं, उसका एनालिसिस इस समय जारी है। एंड एनालिसिस के बाद कौन सा जंप किस समय पर किस प्रकार से मैनिपुलेशन करके लाया गया था, वो हम अवश्य एक्सपर्ट्स की मदद से वो भी हम सामने लाने की कोशिश करेंगे। किसी एक घटना की वजह से बढ़ी या मैनिपुलेशन से बढ़ी, हमारा जो सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो मैनिपुलेशन से बढ़ी। ये तो हमको पहले से ही मालूम है। बहुत से चैनल्स ने झूठी खबरें चलाकर, झूठा एजेंडे के साथ एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाकर अपने टीआरपी रेटिंग बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन ये जो आज डायमेंशन हमारे सामने आई है, जो अभी जानकारी पिछले 2 दिनों में आई है, कि ये सिर्फ फॉल्स प्रोपेगेंडा से ही नहीं, ये टीआरपी रेटिंग खरीदी जा रही थी, मैनिपुलेट की जा रही थी। एंड अगर कोई एक चैनल बेनिफिट इससे होता है तो ऑब्वियसली उसका अर्थ ये होता है कि बाकी चैनल्स का उसमें नुकसान। क्योंकि BARC की भी एक विजिलेंस कमेटी होती है, BARC के लोग भी इस पर विजिलेंस रखते हैं। कोई अगर एब्रप्ट जंप होता है किसी मीटर में तो उसका भी जांच BARC की तरफ से किया जाता है कि BARC की तरफ तो BARC के साथ हम टच में हैं। BARC ने ही, जैसा हमने आपको बताया, कंप्लेनेंट BARC ही है। BARC ने अपने जो भी उनके पैरामीटर्स हैं उनमें कुछ एब्रप्ट चेंज देखा होगा या उनको लगा होगा कि कहीं पर मैनिपुलेशन हो रहा है, उसके बाद ही उन्होंने इस प्रकार की आखिर कंप्लेंट हमारे पास की थी। गुना दाखिल किया गया एंड बहुत अच्छी प्रोग्रेस हमारी क्राइम ब्रांच ने की है एंड जल्दी ही हम इसे कंक्लूजन तक ले जाने की कोशिश करेंगे। पर ऐसा नहीं कि यही सिर्फ 3 चैनल थे। अगर इसके अलावा कोई और भी चैनल्स हमारे शक के दायरे में आते हैं, हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आते हैं, उनका नाम आता है, तो उनका भी अवश्य इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। तो मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर को आप सुन रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में। आज सीएम शिवराज ने प्रदेश के 33 जिलों को बड़ी सौगात दी। आपको बता दें, सीएम ने 1359 करोड़ की लागत से 4120 किलोमीटर लंबाई की 12960 सड़कों और 47 पुलों का लोकार्पण किया।
और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। एमपी कांग्रेस नेताओं ने बयान में कहा था कि बीजेपी उन पर हमला करवा रही है। इसको लेकर शिवराज ने कहा कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यह भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं, हम इस तरह की किसी भी घटना के समर्थक नहीं। कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। मित्रों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे गांव में लगातार विकास के काम जारी है और आज ही मैंने 33 जिलों में 1359 करोड़ की लागत से 93 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए 4120 किलोमीटर लंबाई की 12,960 सड़कों और 47 पुलों का लोकार्पण किया है। एक तरफ पैसे की कमी का रोना रोया जाता था, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकार है जहां पैसे की कोई कमी नहीं है और निरंतर विकास के काम चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो उनमें जारी है। प्रयास कर रहा है। अरे भाई, विकास से तुम्हें तकलीफ क्या है? एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष कहते हैं शिवराज सिंह नारियल लेके घूमता रहता है, हर कहीं नारियल फोड़ देता है। कमलनाथ जी, नारियल नहीं फोड़ रहा हूं, सड़कें बनवा रहा हूं उनके साथ, पुल पुलिया बनवा रहा हूं, भवन बनवा रहा हूं, विकास के काम करवा रहा हूं। आपके पास नहीं था पैसा, हमारे पास तो पैसा है। अब हम अगर शिलान्यास और लोकार्पण भी करते हैं तो उनको तकलीफ होती है और वो शिकायत करते हैं, रोको रोको रोको। चुनाव आयोग में जाते हैं, यहाँ कोई चुनाव थोड़ी है जब हम शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। ये कांग्रेस का विकास विरोधी कदम है। विकास के काम उनने तो किए नहीं, हम करते हैं तो चिढ़ते हैं। एक तरफ कहते हैं विकास के कामों का लोकार्पण शिलान्यास रोको और दूसरी तरफ कहते हैं नारियल फोड़ते हैं शिवराज सिंह, झूठ बोलते कहीं कोई काम नहीं होता। अब कौन झूठ बोल रहा है ये जनता भी समझ ले और आपके माध्यम से मीडिया भी समझ रहा है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। हम इस तरह की किसी भी घटना के समर्थक नहीं है और कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार। एमपी के भोपाल में सांची विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार प्रभुराम चौधरी एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गए। दरअसल मामला एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा हुआ है जिसमें बीजेपी प्रत्याशी के नाम के साथ मंत्री शब्द जुड़ा हुआ है। वहीं कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने चुनाव लड़ रहे मंत्रियों पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कही। आपको बता दें, प्रभुराम चौधरी की फेसबुक आईडी से यह पोस्ट की गई। प्रदेश में जितने भी मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं वो सब चूंकि आचार संहिता लगी है मंत्री पद का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने नाम के आगे मंत्री का पद लिख रहे हैं, मंत्री की हैसियत से दौरे कर रहे हैं, मंत्री की हैसियत से जनसंपर्क कर रहे हैं, मंत्री की हैसियत से घोषणाएं कर रहे हैं, मंत्री की हैसियत से उद्घाटन कर रहे हैं। तमाम हमें शिकायतें मिल रही। हम चुनाव आयोग में सोशल मीडिया को लेकर एक और जहां अच्छे बुरे की बहस चलती रहती है, तो वहीं कई दफा यह प्लेटफॉर्म किसी जरूरतमंद की जिंदगी को बदल देता है। एक ऐसा ही नजारा दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में देखने को मिला। राजधानी में 1990 के दशक से मालवीय नगर में बाबा का ढाबा चलाने वाले बूढ़े दंपति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आज ढाबे के बाहर काफी लोगों की भीड़ दिखी। 80 वर्षीय कांता प्रसाद ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल बिक्री नहीं हो रही थी। आज पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है। आपको बता दें, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने वीडियो शेयर करके इनकी मदद की अपील की, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। 1990 से बोलते थे आपको। ये बताइए, कोरोना में कितनी दिक्कतें आई आपको? कोरोना में बहुत दिक्कतें आई। तो ये बताइए, सोशल मीडिया में आपका ये जो वीडियो आया उसके बाद से क्या तमाम आपकी मदद की? हाँ जी, ये गौरव जी की मेहरबानी से लोग हमारे पास आ रहे हैं। आज हम उनकी वजह से इस जगह पे पहुँचे हैं। आप कितने लोग आ जा रहे हैं बाबा आपके पास? हमारे पास आज तो बहुत लोग आए हैं। फिर भी कितने लोग आ गए? हमने कोई गिनती नहीं किया। ये आप पहले ये बता रहे थे कि बिक्री ही नहीं हो पाती है। हाँ, पहले बिक्री नहीं होता था, बिक्री बिल्कुल नहीं होता था। हम क्या कि पूरी मार्केट सुन रहा है। तो कब से बिक्री हो रही है? आज बिक्री हो रही है। आज बिक्री
हुई। हाँ जी। कितने लोग आ गए आपकी मदद के लिए? ये तो हमने गिना नहीं है, मगर हमारे पास बहुत लोग आए हैं। कितनी उम्र है बाबा? हम 80 के दशक में पहुँच गए हैं। जैसे आप कम हो या ज़्यादा हो। आप अकेले ही खाना बनाते हैं? हाँ जी, कि खाना हम ही बनाते हैं। आपके साथ बनाती है? शाम को आऊंगी। आप कब बजे आओगे? कॉपी है क्या? हाँ, गौरव के पास है। गौरव जी कहाँ उनके पास है? हाँ? बैंक की कॉपी है आप पे? हाँ है, तो वो गौरव के पास है, दे रहा हूँ। आपकी पत्नी भी आपका सहयोग करती है इसमें? हाँ जी, आपकी पत्नी भी आपके साथ ही खाना बनाती है? पत्नी हमारी तो शुरू से हमारा साथ ही दे रही है। तो कैसा महसूस हो रहा है? अचानक से आपकी दुकान में कुछ भी नहीं बिक्री हो रहा था, अचानक से लोग आपकी मदद के लिए आ गए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब हम बहुत महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे साथ पूरा हिंदुस्तान। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद ANB न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अनलॉक 5 के तहत लॉकडाउन में छूट दी गई। दिल्ली में लोग घर से बाहर निकलने लगे हैं। अब पहले की तरह सुबह तड़के इंडिया गेट पर घूमने जाने लगे हैं, लेकिन अब दिल्ली में एक बार फिर से पॉल्यूशन बढ़ने लगा है। सरकार ने इसके लिए कई तैयारियां की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की वजह से दिल्ली में धुंध बढ़ती है, जिसे देखने और सांस लेने में तकलीफ होती है। धुआं दिखाई दे रहा है। पंजाब वगैरह में शायद पराली जला रहा है, उसका इफेक्ट होने लग गया, अभी धुंध इधर होने लग गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली में बहुत पोल्यूशन का बहुत दिक्कत हो रहा है, इधर सांस लेने में भी दिक्कत हो जाता है। हर साल होता है, इस बार कम है थोड़ा सा, लेकिन है। देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे कोरोना महामारी के काल में सभी चीजें दोबारा से खुलना शुरू हो चुकी है। रांची में भी अनलॉक 5 के तहत धार्मिक स्थल खुलना शुरू हो गए और इसी क्रम में कुछ कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चर्च भी खुल चुके हैं और सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई है। खुशी की बात है कि इतने दिनों के बाद
लगभग 194 दिनों के बाद में ये चर्च खुल रहा है और इसलिए हमारे लिए खुशी की बात है। हम ईश्वर की योजना को नहीं टाल सकते हैं। ईश्वर की योजना जो थी, जो है, वो तो रहेगा ही। इतने दिन तक हम लोग जरूर चर्च से विनती प्रार्थना से हम लोग दूर रहे, लेकिन जब आज ये संदेश मिला, ये समाचार मिला कि पुनः धार्मिक स्थल खुल गया है, इसलिए हमारे ऊपर हम लोगों के पास ये या तो कहें हमें खुशी है। हम लोग चाह रहे थे, बहुत बेताब थे कब चर्च खुलेगा। और हम वहीं देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 68,35,000 के पार हो चुकी है। इनमें से 1,05,526 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,02,000 हो गई और कुल 58,27,000 लोग ठीक हो चुके हैं। तो वहीं संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 6 गुना ज्यादा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नए संक्रमण से ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 78,524 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए और 83,011 मरीज ठीक हुए हैं। तो देश में कोरोना के 58 लाख संक्रमित जो मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं और कुल कोरोना संख्या की अगर बात करें तो 68,35,000 के ये पार हो चुकी है और इनमें से 1,05,526 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,02,000 हो गई और कुल 58,27,000 लोग ठीक हो चुके हैं। तो वहीं संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 6 गुना ज्यादा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नए संक्रमण से ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। और इसी बीच आर्थिक राजधानी मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। तमाम दर्शकों को बता दे, मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ है। पैसे देकर टीआरपी खरीदता है रिपब्लिक टीवी। ये तमाम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुंबई पुलिस का टीआरपी रैकेट के भंडाफोड़ का दावा है और इसमें 2 की गिरफ्तारी भी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस ने आज यानी कि गुरुवार को कहा कि सुशांत सिंह के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। फॉल्स टीआरपी का रैकेट चल रहा था। पैसा देकर फॉल्स टीआरपी जो है वो कराई जाती थी। कई तरह का एजेंडा जो है वो चलाया जा रहा था। मुंबई पुलिस ने टीआरपी रैकेट के भंडाफोड़ का दावा करते हुए 2 की गिरफ्तारी भी की है। मुंबई पुलिस ने बताया कि हमें ऐसी सूचना मिली कि पुलिस के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। तो मुंबई पुलिस ने आज कहा है कि सुशांत के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। फॉल्स टीआरपी का रैकेट चल रहा था। पैसा देकर फॉल्स टीआरपी कराई जाती थी। कई तरह का एजेंडा चलाया जा रहा था। मुंबई पुलिस ने टीआरपी रैकेट के भंडाफोड़ का दावा करते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात भी कही है। तो मुंबई पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पैसे देकर रिपब्लिक टीवी टीआरपी को खरीदता था। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम ये बातें कही है कि टीआरपी रैकेट के भंडाफोड़ का दावा किया है और 2 की गिरफ्तारी की बातें कही। सुशांत के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने तमाम ये बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। मुंबई पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमें ऐसी सूचना मिली कि पुलिस के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। फॉल्स टीआरपी को लेकर क्राइम ब्रांच ने एक नए रैकेट का अब भंडाफोड़ किया है और पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने कहा कि रिपब्लिक टीवी समेत 3 टीवी चैनलों की जांच जो है वो की जा रही है। ये 3 चैनल टीआरपी के लिए जोड़ तोड़ में पकड़े गए हैं और 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी जो है वो भी की गई है। तो मुंबई पुलिस ने सुशांत के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाए जाने की तमाम ये बातें अब से कुछ ही देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी और कहा कि कई तरह का जो एजेंडा है वो इन चैनलों द्वारा चलाया जा रहा था। मुंबई पुलिस ने टीआरपी रैकेट के
भंडाफोड़ का दावा करते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात को भी कहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त मुंबई से हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, मुंबई पुलिस ने दावा किया है, टीआरपी रैकेट के भंडाफोड़ का दावा किया गया है। रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनलों की जांच की बात सामने आ रही है। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे। जी लोकेश, देखिए जिस तरह से लगातार जो है टीआरपी का मामला मुंबई में चैनलों को लेकर किया है, जिस तरह से सुशांत मामला लगातार जो है बढ़ रहा था, ऐसे में रिपब्लिक टीवी की जो टीआरपी की बात की जा रही है, कहीं न कहीं उसको लेकर मुंबई पुलिस बड़ी सख्ते में थी कि किस तरह से लगातार जो है रिपब्लिक टीवी एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है और किस तरह से उसका टीआरपी बढ़ता जा रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में जरूर नजर रख रही थी। जैसे ही सुशांत का ये पूरा मामला अब जो है हत्या को लेकर आत्महत्या में तब्दील हुआ, एम्स ने रिपोर्ट दी, उसके बाद मुंबई पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई। इस बीच में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मुंबई पुलिस को कहीं न कहीं बदनाम किया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसमें तमाम अधिकारी मौजूद है, उसको लेकर उनकी 2 टीम लगातार पहले से ही काम कर रही थी, लेकिन आज जिस तरह से मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यप्रकाश, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। एक और सहयोगी मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सुनील हिमाचली। सुनील, मैं आपसे जानना चाहूंगा, काफी बारीकी से आप टीवी इंडस्ट्री को समझते हैं, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, टेलीविजन विज्ञापन इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 30 से 40 हजार करोड़ रुपए की है। विज्ञापन का जो दर है वो टीआरपी रेट के आधार से तय किया जाता है कि किस चैनल को किस हिसाब से विज्ञापन देना होगा। और अब जो तमाम ये बातें सामने आ रही है, रिपब्लिक टीवी पैसे देकर टीआरपी खरीदने का काम कर रहा था, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं जगवानी साहब बता देना चाहता हूं कि आज ये खबर हर एक मीडिया हाउस के लिए एक मुद्दा बन जाएगी, लेकिन हम लोग पक्षपात ना करते हुए पत्रकारिता करते हैं और इस संबंध में अपने दर्शकों को ये खबर और बड़ी प्रमुखता से इस खबर को हम लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि इस खबर का कहीं ना कहीं एक लिंक जो जुड़ा हुआ है वो सुशांत सिंह राजपूत के मसले से जुड़ा हुआ है। और उस एंगल को अगर हम लोग देखें तो आज जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने प्रेस वार्ता की है, थोड़ी देर में अपने दर्शकों को बिना किसी कांट छांट के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ मीडिया हाउसेस जो हैं वो बयानों को कांट छांट के सुनाते हैं, हमने लाइव वहां से दिखाया एक पत्रकार की भूमिका को और हमारी समाज के प्रति क्या योगदान है, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारियां हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने उस पीसी को दिखाया जो अब से थोड़ी देर पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर ने की। और जिस तरीके से रिपब्लिक टीवी को लेकर जो इनके बयान आए हैं, उन बयान में कितनी सत्यता है, अब पुलिस अधिकारियों के द्वारा इसकी जांच पड़ताल की गई होगी, उसके बाद ही इन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। लेकिन यहाँ पर भी राजनीति की एक जो मिली भगत है वो निकलकर सामने, जो सियासी माहिर हैं, जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा हो सकता है कि सियासत के तौर पर पुलिस प्रशासन पर कोई दबाव हो, क्योंकि सुशांत केस को जिस तरीके से उठाया गया और जिस तरीके से बाकी मीडिया आपको यहाँ पर क्या लगता है, जिस तरह से पुलिस ने यह बातें बताई है, रिपब्लिक भारत ने पैसे देकर अपनी रेटिंग को बढ़ाया, आपको क्या लगता है टीआरपी रैकेट के जरिए किस तरह से पैसा देकर टीआरपी के मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह से ये बातें सामने आ सकती है? देखिए, सीधी सी बात, जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि टीआरपी को बढ़ाने के लिए, तो एक बात ये भी बीच में निकलकर सामने आई थी कि मैं रिपब्लिक की ही बात नहीं करूंगा। आज से कुछ साल पहले अगर जाऊं तब कोई भी नया मीडिया हाउसेस सामने आता है तब ये बात कही जाती है कि लोग पैसों को देकर जो है 24 घंटे लोगों से जो है टीवी रिमोट हाथ में देकर उनको दिहाड़ी पे रखकर ऐसे काम करवाते हैं कि उनके टीवी को वो लगातार देखते रहे, जिसके जरिए उनकी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता रहे। और दूसरी बात जगवानी साहब, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आज गुरुवार है, गुरुवार को सप्ताह के हर गुरुवार को जो है वो एक टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जो है उसकी टीआरपी हम लोग तय करते हैं, किसका एजेंडा और कौन से प्रोग्राम में कितने हम लोगों को नंबर मिले हैं, जो कि आज की जो भागदौड़ भरी दुनिया है उसमें कौन सा व्यूअर किस टीवी को कितना देख रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से ये एजेंडा सामने आए हैं तो जितने हमारे दर्शक हैं
शायद उनमें से भी कुछ एक को नहीं पता होगा कि ये टीआरपी का मसला क्या है और ये टीआरपी की बात क्यों उठ रही है, लेकिन इसके पीछे जो एक बारीकियां समझने वाली बात है। लेकिन हर गुरुवार को हर दोपहर बाद ज्यादातर न्यूज चैनल ज्यादातर यही बताते हैं कि हम नंबर 1 रहे, लेकिन नंबर 1 हर कोई कैसे आ सकता है, ये भी बड़ी गहराई से समझने वाली बात है। क्योंकि अगर बिल्कुल, और अब इस पर जांच हो रही है और इसके बाद पता चलेगा। और एक और बड़ा खुलासा हो सकता है। फिलहाल मुंबई पुलिस ने कहा है कि पैसे देकर टीआरपी खरीदता है रिपब्लिक टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील और सत्य प्रकाश, हमारे साथ इस जानकारी देने के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष ने बुधवार को राजधानी के नॉर्थ ब्लॉक पहुंचकर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। रेड्डी के साथ 20 मिनट की मुलाकात के बाद अभिनेत्री ने कहा कि वह जल्द से जल्द न्याय पाने के लिए आई थी। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वह गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप करने की मांग करेगी। पहले ही राष्ट्रीय महिला आयोग इस मामले पर संज्ञान ले चुका है और आयोग ने घोष को औपचारिक शिकायत दर्ज करने को कहा। उधर एमपी के विदिशा में अतिक्रमण के जुर्माने का अनोखा मामला देखने को मिला। दरअसल मामला सिरोंज नगर पालिका का है, जहां पर भैंसों के मालिक ने नगर पालिका की जमीन पर अतिक्रमण करके चौपाटी में अपनी 9 भैंस बांध रखी थी, जिस पर नगर पालिका का अतिक्रमण हटाओ अमला वहां पहुंचा और अपने साथ भैंसों को भरकर अपने साथ ले गया। आपने यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी गंदगी है, आसपास बहुत ज़्यादा। हमारी चौपाटी को पूरा तोड़ दिया गया है, क्षतिग्रस्त कर दी गई है। इस तारतम्य में अतिक्रमण हटाने का अपन ने वहाँ पे कहा भी था कि यहाँ पे आप अतिक्रमण करके ये भैंसों का ना बांधें। यहाँ पे हमारी मैजिक गाड़ी रखी जाती है, लेकिन इनके द्वारा बार बार आदेशों की अवहेलना की जा रही थी। इसके विरुद्ध अपन ने कल भैंस को बांधकर या नगर पालिका में बांध दी और बांधकर उन पे जुर्माने की कार्रवाई की। कितनी भैंसें थी लगभग? वहीं एमपी के 28 सीटों के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों से व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। दरअसल विधानसभा उपचुनाव के लिए जो भी समाजवादी पार्टी नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी समाजवादी पार्टी टिकट के लिए इच्छुक है, वो अपना आवेदन व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। आपको बता दें, ये जानकारी एमपी समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता यश भारतीय ने दी। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हुए मध्य प्रदेश के 28 सीटों में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसका नंबर है 7555295555। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप सीधे अपना आवेदन दे सकते हैं और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपके आवेदन पर विचार करते हुए आपको प्रत्याशी के रूप। चमोली के कलेक्ट्रेट परिसर में पहाड़ी संग्रहालय बनाया गया, जिसमें सदियों पुरानी परंपरागत पहाड़ी आभूषणों, पुरानी प्रचलित मुद्राओं और बर्तन वगैरह की झलक देखने को मिलती है। डीएम ने प्राचीन धरोहर को संजोने के लिए काफी कोशिशों के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में पहाड़ी संग्रहालय स्थापित करवाया। डीएम ने बताया कि पुरातन कालीन जीवन शैली से परिचित कराने के मकसद से संग्रहालय को स्थापित किया गया। पहाड़ी संग्रहालय में पहुंची सूर्य कवच, धागुला, हंसुला, मुखेली, चंद्रौली, राजस्थानी धागुला, श्योण सांगल, झंवरी जैसे आभूषणों को संजोकर रखा गया। पहाड़ी संग्रहालय में प्राचीन भारतीय मुद्रा और सिक्कों को भी संजोकर रखा गया है। यहाँ पे एक कलेक्ट्रेट म्यूजियम में पहाड़ी संग्रहालय नाम से संग्रहालय बनाया गया और इसमें जो हमारे रिकॉर्ड रूम में बहुत ही पुराने आभूषण, कॉइन्स, बर्तन वगैरह थे, यहाँ पे उनको ऑक्शन करने के बजाय, क्योंकि वो हमारे कल्चरल हेरिटेज की वस्तुएं थी, इसलिए उनको यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखा गया है। और बाकी इसके अलावा कई और लोगों ने भी कुछ चीज़ें एंटीक जो उनके पास थी वो भी यहाँ पे रखवाई हैं और इससे हमारी पहाड़ी जो। वहीं बिहार के गया से युवती के साथ छेड़खानी करना युवक को भारी पड़ गया। दरअसल यह मामला करीमगंज मोहल्ले के पास का है, जहां पर युवक ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ की, जिसके चलते ग्रामीणों ने युवक की पहले पिटाई की और फिर पिटाई करने के बाद उसके आधे बाल को मुंडवा दिया। वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार